तो अब देखिए, काकतीय एम्पायर के पास जब कोहिनूर डायमंड आया तो इस टाइम पे काकतीय एम्पायर अपने पीक पे था। वेल्थ, पावर, डायमंड्स, फोर्स, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, दूर दूर तक कोई हराने वाला नहीं था। लेकिन कोहिनूर के आने के कुछ टाइम बाद दिल्ली सल्तनत से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जनरल मलिक कफूर को भेज के काकतीय एम्पायर पे अटैक करवा दिया, उनको हरा दिया और जो एम्पायर इतने टाइम से हारा नहीं था उसकी सारी वेल्थ और खजाना इंक्लूडिंग कोहिनूर सब कुछ उठा के वारंगल से अपने सल्तनत दिल्ली में पहुंचा दिया। और दिल्ली पहुंचने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का एक ऑफिशियल था ख्वाजा हाजी, इसको ये टास्क दिया गया कि जितना भी खजाना आया है वारंगल से इसकी वैल्यूएशन वगैरह करी जाए। तो इसी टाइम पे कोहिनूर सामने आता है और खिलजी पूछता भी है इसी टाइम पे कि इसकी कीमत कितनी होगी। तो ख्वाजा हाजी जिसको ये टास्क दिया गया था वो कहता है कि ये बहुत ही यूनिक चीज है, दुनिया में ऐसी सिर्फ एक ही चीज है, इसकी कीमत कोई भी नहीं कैलकुलेट कर सकता। और यहां से खिलजी को कोहिनूर की इंपॉर्टेंस पता चलती है। अब ये डायमंड खिलजी के पास आ तो गया था, लेकिन इसके आने के कुछ टाइम बाद अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है, मलिक कफूर खिलजी के बच्चों को मार देता है, फिर खुद भी उसकी डेथ हो जाती है। बैक टू बैक इतनी दिक्कतें होती है कि खिलजी डायनेस्टी जो है वो कोलैप्स हो जाती है। और फिर इसके बाद कोहिनूर डायमंड जो था वो तुगलक डायनेस्टी में गया, फिर वो भी हार गए। ऐसे करके कोहिनूर मल्टीपल राजाओं और डायनेस्टीज के पास गया और क्योंकि इतने राजा हार गए थे तो सुपरस्टिशन फैल गया था आसपास के एरिया में कि ये मिसफॉर्चून लेके आता है जिसके पास जाता है। तो आम जनता जो थी वो इस टाइम पे कोहिनूर को ब्लैक मैजिक से जोड़ने लगी। अब इसके बाद क्या होता है, एक राजा से दूसरे राजा तक पास हो के कोहिनूर डायमंड जो था वो पहुंचता है बाबर के पास। बाबर और उसका बेटा हुमायूं इब्राहिम लोदी को हरा के अपने पास इस कोहिनूर डायमंड को ले आए थे। और इसी टाइम पे बाबर के बेटे हुमायूं ने बाबर से पूछा भी था कि कोहिनूर के पीछे इतने लोग पड़े हैं, ऐसा क्या है इसमें, इसकी कीमत कितनी है। तो बाबर ने उस टाइम पे कहा था कि पूरी दुनिया के एक दिन का खर्चा ये अकेला हीरा उठा सकता है। इस टाइम पे इसका नाम कोहिनूर नहीं पड़ा था, बाबर डायमंड बोलते थे इसको। अब इसके बाद 26 दिसंबर 1530 को बाबर की डेथ हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं जो है वो गद्दी संभालता है, लेकिन पूरा अंपायर जो था वो वीक हो चुका था। मौका देख के शेर शाह सूरी जो था वो हुमायूं पे हमला करता है। अब हुमायूं जब परेशान होकर हारने लगता है तो वहां से भाग जाता है, लेकिन भागते भागते कैसे भी करके वो जो कोहिनूर था उसको अपने पास रख लेता है और अपनी जान बचाने के लिए जुलाई 1544 में पर्शिया यानी आज की डेट में जो ईरान है वहां की तरफ निकल जाता है ताकि बच सके। अब जब हुमायूं पर्शिया की तरफ निकलता है इस कोहिनूर डायमंड को लेके तो बीच में नमाज के टाइम पे वजू करने के लिए रुकता है, तो कोहिनूर डायमंड को निकाल के साइड में रख देता है और इसके चक्कर में कोहिनूर जो है उसको भूल जाता है। अब हुमायूं बहुत ज्यादा परेशान होता है, लेकिन उसके साथ में जौहर नाम का एक दरबारी था, लकीली उसको मिल जाता है और उसके बाद जैसे तैसे करके दोबारा जो कोहिनूर है वो हुमायूं के पास आ जाता है। अब इसके बाद ईयर 1544 के स्टार्टिंग में ही हुमायूं पर्शिया पहुंचता है। वहां पहुंच के बादशाह तहमास्प इनसे मदद मांगता है। तहमास्प जो है हुमायूं को सिक्योरिटी देके रख लेता है और फिर जब काफी सालों तक हुमायूं सेफ रहता है तो इसके बदले में और कुछ तो था नहीं उसके पास, वो अपना कोहिनूर डायमंड जो था वो तहमास्प को दे देता है। तो इस तरीके से कोहिनूर की ओनरशिप पहली बार इंडिया से बाहर पहुंच जाती है और पर्शिया पहुंच जाती है, यानी कि आज का जो ईरान है वहां पे पहुंच जाती है। लेकिन ये बहुत थोड़े टाइम के लिए जाती है, इसके बाद कई चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से दोबारा कोहिनूर इंडिया के अंदर आ जाता है। होता क्या है कि अब कोहिनूर का जो कंट्रोल था वो तहमास्प के पास था और तहमास्प जो था ये एक शिया मुस्लिम था। सुन्नी लेड ऑटोमन एम्पायर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो तहमास्प जो था वो थोड़ा इनसिक्योर हुआ और उसने भी ट्राई किया कि जितने भी दुनिया के अंदर शिया मुस्लिम है वो भी इकट्ठा हों। तो उस टाइम पे इंडिया के अंदर अहमदनगर सल्तनत के किंग बुरहान निजाम शाह ये एक बहुत ही पावरफुल शिया मुस्लिम थे उस एरिया के अंदर। तो तहमास्प ने इनको अपने साथ जोड़ने के लिए ताकि शिया जितने भी हैं वो सब एक साथ हों, ईयर 1547 में अपने एम्बेसडर मेहतर जमाल को कोहिनूर लेके भेजते हैं और अपने साथ जोड़ने के लिए किंग बुरहान निजाम शाह को कोहिनूर गिफ्ट कर देते हैं और इस तरीके से कोहिनूर वापस इंडिया के अंदर आ जाता है। अब इंडिया के अंदर आने के बाद कोहिनूर एक राजा से दूसरा राजा के पास ट्रांसफर होने लगता है। जो भी ताकतवर होता था वो किसी ना किसी तरीके से कोहिनूर को अपने कब्जे में ले लेता था और फिर ऐसे कर करके 7 जुलाई 1656 के आसपास कोहिनूर पहुंचता है शाहजहां के पास। शाहजहां के पास जब कोहिनूर आया था वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था कोहिनूर से। शाहजहां ने उसको अलग से एक रॉयल ज्वेल बॉक्स में रखवा दिया था और शाहजहां के कोर्ट में एक फेमस डायमंड कटर था हार्टेंसियो बोर्जियो और इसको शाहजहां टास्क देते हैं ये जो नायाब कोहिनूर है हमारे पास इसको आप कैसे भी करके खूबसूरत बना दो, इसके लिए जितना भी पैसा लगेगा हम देंगे। शाहजहां से डायमंड की कटिंग के डिस्कशन के बाद हार्टेंसियो कोहिनूर की कटिंग और पॉलिशिंग में लग जाता है ताकि लाइट का रिफ्लेक्शन इसमें और ज्यादा बढ़ जाए, ये देखने में और ज्यादा ब्यूटीफुल लगे। लेकिन ये करने के चक्कर में हार्टेंसियो ने जो 793 कैरेट का जो कोहिनूर था उसको 280 कैरेट का कर दिया और ये चीज जब शाहजहां देखता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। उसने पैसा देना तो दूर की बात
उल्टा हार्टेंसियो जो था उसके ऊपर 10,000 रुपए का फाइन लगा दिया। और जब ये छोटा हो गया तो शाहजहां उस टाइम पे एक दुनिया का सबसे महंगा पीकॉक थ्रोन तख्त-ए-तौश बनवा रहा था, अंडर प्रोसेस में था। ये बहुत ही यूनिक पीकॉक थ्रोन था। इसके अंदर शाहजहां ने सफायर, रूबीज, एमरल्ड, पर्ल, कई केजी गोल्ड, 500 पाउंड से भी ज्यादा के यूनिक स्टोन्स लगाए। ताजमहल से भी ज्यादा कॉस्टली पीकॉक थ्रोन था। तो पीकॉक थ्रोन ऑलरेडी इतना महंगा था, ताजमहल से भी महंगा था, उसके बाद इसके ऊपर जब कोहिनूर भी लगा दिया गया तो पीकॉक थ्रोन और भी ज्यादा यूनिक हो गया। और इस पीकॉक थ्रोन के दूर दूर तक चर्चे होते थे। और जब पीकॉक थ्रोन रेडी हुआ तो शाहजहां कोहिनूर लगा के इस पर आराम से अपना बैठना चालू किया। और इसके कुछ ही टाइम बाद यानी कि ईयर 1658 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को हटा के आगरा फोर्ट की जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गया। लेकिन राजा बनने के बाद औरंगजेब ने एक चीज की, उसने दिल्ली के अंदर जो फॉर्मल कोरोनेशन होता है वो नहीं करवाया और पीकॉक थ्रोन जो था जिसपे कोहिनूर लगा हुआ था उस पे भी बैठने से मना कर दिया। कुछ लोग आज की डेट में भी ये चीज कहते हैं कि इसी वजह से औरंगजेब ने लंबे टाइम तक रूल किया, जल्दी उसकी डेथ नहीं हुई। और फिर औरंगजेब के बाद और भी राजा आए, उन्होंने भी पीकॉक थ्रोन का यूज किया। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के आते आते मुगल एम्पायर बहुत ज्यादा वीक हो गया था, आपस में लड़ाई चल रही थी इनके। अब इसी टाइम पे पर्शिया के अंदर बैठा जो नादिर शाह था उसको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि मुगल्स वीक हो गए हैं और इनके पास बहुत सारा खजाना है, कोहिनूर है। और मौका देख के नादिर शाह ईयर 1738 में मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर अटैक कर देता है। In the year 17 Mughal Empire's weakness, Nadir Shah defeated him in a decisive battle. This invasion not only exposed the declining power of the Mughals, but also marked a major turning point in Indian history. और नादिर शाह को इंडिया के ऊपर रूल नहीं करना था, वो खाली खजाना लूटने आया था।